स्क्रीन विजिबल है सबको? Yes, ma'am. यस, ऑल राइट। सो स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहले हमें समझना है टर्मिनोलॉजीज को। सो डेटा क्या होता है? डेटा इज योर रॉ मटेरियल, दैट इंफॉर्मेशन दैट द रिस्पोंडेंट इज प्रोवाइडिंग यू। ओके, नाउ दैट डेटा कैन बी क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब न्यूमेरिकल नंबर्स में न्यूमेरिकल प्रॉपर्टीज के साथ डेटा हो सकता है, या फिर इट कैन बी empirical data. It can be a data which is providing you information about the nature of that problem. Okay, so that is your data, which is your raw information given by the respondents. Then we have population. पॉपुलेशन इज़ योर यूनिवर्स, तो इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। पॉपुलेशन क्या है, यूनिट्स क्या है, सैम्पल क्या है, सैम्पल निकालने के लिए कितने टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग हम यूज़ करते हैं, ठीक है, सैम्पलिंग बायसनेस क्या होता है, सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है, सैम्पल साइज क्या होता है। वी हैव गॉन थ्रू ऑल ऑफ दीज टर्मिनोलॉजीज, राइट? तो पॉपुलेशन और सैम्पल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? No, ma'am. नो, ऑल क्लियर? No, ma'am. Yes, ma'am. ओके, आगे चलते हैं। वेरिएट एंड एट्रीब्यूट। वेरिएट और अ वेरिएबल इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ योर क्वांटिटेटिव डेटा, ठीक है। जब आप क्वांटिटेटिव डेटा रिप्रेजेंट करते हो, उसके जो भी करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, दैट इज अ वेरिएट और अ वेरिएबल। सो इट मीन्स योर वेरिएबल इज measured, it is measurable, okay, but your attribute is जो भी आपका qualitative data होता है उसकी properties, okay, which cannot be expressed numerically. For example, mother tongue of a person, तो मदर टंग कैन बी हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, गुजराती, मराठी, वट एवर, बट उसको आप नंबर्स में नहीं प्रेजेंट कर सकते। सेम इज विद द कलर ऑफ आइज, कलर ऑफ हेयर, कलर ऑफ हेयर ऑफ अ पर्सन और एनी अदर थिंग, स्किन कलर हो गया, ठीक है। सो ये सब चीज़ें कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्वालिटीज होती हैं, एंड कैन नॉट बी expressed in numbers. Okay, then we have discrete variate. Discrete variate होता है a variable which is not capable of assuming all the values in a given range, right? For example, all your whole numbers are discrete variables, right? But continuous variable क्या होता है? जिसमें आप सेंटर वैल्यू बीच में कुछ ना कुछ ले सकते हो, जैसे कि 1.5, 2.5, 2.3, 1.7। सो बीच में आप कुछ वैल्यूज ले सकते हो इन फ्रैक्शन, ठीक है। सो दे आर योर कॉन्टिन्यूस वेरिएट और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। आई होप दीज टर्म्स आर क्लियर। Yes, ma'am. यस, Yes, ma'am. ठीक है, आगे चलते हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। नाउ वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट पैरामीटर और स्टैटिस्टिक्स, इनका क्या मतलब होता है? पैरामीटर होता है आपके पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स होता है आपके सैंपल की कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। सो जब भी हम रिसर्च में बात करते हैं, हम लोग क्योंकि हमेशा सैंपल को स्टडी करते हैं, तो हम लोग सिर्फ सैंपल के ही कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे, राइट? तो स्टैटिस्टिक्स आर योर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सैंपल। अब हमारे पास इसमें डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स आते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव और डिडक्टिव मीन्स द सेम, स्टैटिकल, इंडक्टिव और इन्फरेंशियल मीन्स द सेम, ओके। तो डिफरेंसेस क्या है आपके डिस्क्रिप्टिव और इन्फरेंशियल में? डिस्क्रिप्टिव इज कंसर्न्ड विद डिस्क्राइबिंग द टारगेट पॉपुलेशन, ठीक है, आपकी पॉपुलेशन कैसी है उसको इन जनरल टर्म्स डिफाइन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। आपके डेटा को मीनिंगफुल मैनर में प्रेजेंट करने में हेल्प करती है। फाइनल रिजल्ट्स चार्ट्स, टेबल्स या ग्राफ्स के फॉर्म में शो किए जा सकते हैं, ठीक है। सो इट इज जस्ट सिंपली डिस्क्राइबिंग योर डेटा। बट इफ आई टॉक अबाउट इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, इट हेल्प्स मी फाइंड आउट इन्फरेंसेस। इन्फरेंसेस का क्या मतलब होता है? व्हेन यू आर लॉजिकली कंक्लूडिंग समथिंग, कि अगर आपकी डिफरेंशियल स्टैटिस्टिक्स कह रही हैं कि आपके डेटा में मेल्स ज़्यादा है एज कंपेयर टू फीमेल्स, योर इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स विल आंसर वाई, ओके। सो इट इज़ गोइंग टू यूज़ मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ज़्यादा अच्छे तरीके के टेस्ट्स लगेंगे, हाइपोथेसिस टेस्टिंग होगी, जिससे आपको बेटर इन्फॉर्मेशन मिलेगी यूजिंग योर इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। सो इट कैन बी यूज टू कंपेयर, टेस्ट एंड प्रिडिक्ट द फ्यूचर आउटकम्स।
फाइनल रिजल्ट इज द प्रोबेबिलिटी स्कोर्स। आप उसको चार्ट्स या टेबल्स ग्राफ्स फॉर्म में इजीली प्रेजेंट नहीं कर पाते। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में आपके पास शायद आपने टी टेस्ट वगैरह लगाए भी होंगे, अनोवा टेस्ट लगाया होगा कभी, राइट? तो या फिर कोरिलेशंस लगाए होंगे, ठीक है? तो आपने देखा होगा कोरिलेशंस वगैरह को आप ग्राफिकल फॉर्म में प्रेजेंट नहीं कर पाते। इट इज़ ऑल इन टैबुलेटेड फॉर्म वेयर स्कोर्स आर गिवन, ठीक है? पी वैल्यू होती है, उससे आप कंपेयर करते हो, सो ऑल दैट इज डन। सो ये ग्राफ्स वगैरह के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं किया जा सकता, ठीक है? देन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो होता है, इट इज डिस्क्राइबिंग योर डेटा, बट इफ वी टॉक अबाउट इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, it tries to make conclusions about the population that is beyond the data available। जो आपको सामने से डेटा नहीं बता पाता, उसके पीछे की वजह आपको इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स बता सकती है, ठीक है? नाउ हेयर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज द टूल्स दैट आर यूज्ड। डिस्क्रिप्टिव में सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स आ जाते हैं, जैसे मीन, मीडियन, मोड। देन स्प्रेड ऑफ योर डेटा। स्प्रेड ऑफ योर डेटा के लिए हम लोग क्या टर्म यूज करते हैं टेक्निकली? मीन, मीन तो सेंट्रल टेंडेंसी हो गई। पैटर्न, सॉरी, रेंज, पहले रेंज हो क्या सकती बोला? नो, रेंज तो हो गया, एक फॉर्म हो गया हाउ योर डेटा इज स्प्रेड। हम लोग एक मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ते हैं, दूसरा पढ़ते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। है। अच्छा, डिस्पर्जन, ठीक है। डिस्पर्स कितना हुआ आपका डेटा, कितना स्प्रेड हुआ, समझ में आ रहा है? यस मैम। यस। सो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, ये दोनों आपके डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के पार्ट होते हैं, ओके? अब ये साथ में लिख लो, ऑल्दो अभी हम आगे भी करेंगे। आपके मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में क्या क्या आता है? मीन, मीडियन, मोड, ठीक है? आपके मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में क्या क्या आता है, बताओ? क्या मैम? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी तो हो गया मीन, मीडियन, मोड। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में क्या आता है? लिखो इसको। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में आएगा रेंज, एवरेज डेविएशन, डेविएशन, नंबर थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन, देन योर स्क्यूनेस, स्क्यूनेस और कर्टोसिस। कर्टोसिस याद है? यस मैम। क्या होता है? मैम वो पीक रहता है, फ्लैटी पीक रहता है, जो मॉडरेट, हाई और लो रहता है। करेक्ट, द पीक, राइट? दैट पीक इज कर्टोसिस एंड स्क्यूनेस, दोनों है इसमें, ठीक है? कर्टोसिस में तो पीक हो गया, स्क्यूनेस इज कितना लेफ्ट एंड राइट टिल्टेड है, ठीक है? तो पीक के बारे में हम कर्टोसिस में बात करेंगे, कितना लेफ्ट एंड राइट टिल्टेड है वो हम स्क्यूनेस में बात करेंगे, ठीक है? सो ये हो गए आपके मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन विच इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, राइट? फिर इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में क्या लगाते हो? आपकी उसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है, तो जितने भी आपके पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट्स होते हैं वो सारे आपके इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में आ जाते हैं। गॉट इट? चले आगे? यस मैम। यस, ठीक है। नाउ हाउ आर यू गोइंग टू ऑर्गेनाइज योर डेटा? अब हम स्टैटिस्टिक्स में मेन हमारा पर्पस ये होता है कि अगर मैं 500 लोगों का सैंपल ले रही हूँ, तो मैं 500 लोगों को इंडिविजुअली तो नहीं पढ़ सकती कि उनका कैसा ट्रेंड है, कैसे कैसे लोग हैं, क्या रिलेशन है एक दूसरे के साथ, है ना? तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने डेटा को ऑर्गेनाइज कर देते हैं एंड वी स्टडी इट एज अ होल, ठीक है?
तो डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यू क्लासिफाई द डेटा, टैब्यूलेट इट, या फिर उसको ग्राफिकली प्रेजेंट करोगे या डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करोगे, राइट। सो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा में सबसे पहले आ जाता है हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 3 टाइप्स की होती है, relative frequency, cumulative frequency and cumulative relative frequency। ओके, तो आप सिर्फ इसकी टर्मिनोलॉजी याद रख लो, वैसे तो इतना भी इनफ होता है, बट अगर थोड़ा सा डिटेल में समझना है तो आप देखो relative frequency में हम क्या करते हैं। It is a distribution that indicates the portion of the total number of cases observed at each score value or internal of score value. For example, if I say how many people like red color, I say 5, how many like yellow, I say 7, तो मैं क्या कर रही हूँ, हर वैल्यू के आगे उसकी फ्रीक्वेंसी मेंशन कर रही हूँ। सो दिस इज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, मैं पिछली वाली फ्रीक्वेंसीज ऐड कर करके बताऊंगी। फॉर एग्जांपल रेड, येलो, ग्रीन, तो इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी थी इनकी 5, 7, 8। क्यूमुलेटिव लिखनी होगी तो मैं क्या बोलूंगी, रेड की तो 5 थी, येलो की कितनी हो गई 12, विच मीन्स 5 + 7, और ग्रीन की कितनी हो जाएगी फिर, बताओ, 8 + 12। 8 + 12 विच इज 20। सो हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या करते हैं, ऊपर वाले जितने नंबर्स हैं उनको क्यूमुलेट करते रहते हैं, ऐड करते रहते हैं, ठीक है। देन वी हैव क्यूमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हम लोग हर स्कोर के क्लास इंटरवल को काउंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पीपल बिलोंगिंग टू द एज ग्रुप 0 to 12 ईयर्स, तो इसमें लोग थे मान लो 5, ठीक है। फिर 12 से लेकर 20 तक इसमें थे 9। तो अब मैं क्लास इंटरवल्स की फ्रीक्वेंसीज को ऐड करती जाऊंगी, दिस विल बिकम क्यूमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्लास इंटरवल्स की जब हम बात करते हैं उसमें हमारा क्यूमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाता है। अगर हम नॉर्मल बात कर रहे हैं विद कंपेयरिंग विद नॉर्मल फ्रीक्वेंसी और विदाउट दैट, तो इट बिकम्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सो ये 3 टर्मिनोलॉजीज भी याद रख लोगे, दैट वुड स्टिल बी इनफ। Further, we have frequency distribution of grouped data and ungrouped data। grouped data क्या होता है, जब भी हम अपने डेटा को एक पर्टिकुलर कैटेगरी के अकॉर्डिंग ग्रुप कर देते हैं, ठीक है, सो दैट इट इज गोइंग टू गिव अस अ मोर क्लियर पिक्चर। बट अनग्रुप्ड डेटा क्या होता है, जिसमें हम लोग अपने डेटा का क्लास इंटरवल नहीं बनाते, ठीक है। अगर मैं लिख रही हूँ 0 से लेकर 10 तक, 10 से लेकर 20 तक, तो ये मेरा ग्रुप्ड डेटा हो गया जिसमें मैंने क्लास इंटरवल्स बनाए हैं। लेकिन अगर मैं 10, 11, 12, 13 ऐसे इंडिविजुअली लिख रही हूँ, वो मेरा अनग्रुप्ड डेटा हो गया। समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस, ठीक है। अब मुझे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर बनाना होता है तो उसके लिए कुछ टर्मिनोलॉजी यू शुड नो। रेंज ऑफ द गिवन डेटा। सो रेंज क्या होता है, जब मैं एक लोएस्ट स्कोर टू हाईएस्ट स्कोर एक रेंज बनाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू सी पीपल बिलोंगिंग टू द एज ग्रुप 0 to 12 months, बच्चों का देख रही हूँ कि 0 मंथ से लेकर 12 मंथ्स तक के बच्चे कितने हैं, तो मैंने क्या किया, एज ग्रुप का रेंज बना दिया, ठीक है। नाउ कम्स द नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स। नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स मतलब कितने ग्रुप्स बनाए मैंने, नंबर ऑफ ग्रुप्स आई हैव मेड। फॉर एग्जाम्पल मेरा टोटल एज ग्रुप था 0 से लेकर 24 मंथ्स तक का, ठीक है। मैं इतने साल के बच्चों को स्टडी कर रही थी, तो मैं इसमें मल्टीपल क्लास इंटरवल्स बना सकती हूँ। हो सकता है मैं 2-2 महीने का बनाऊँ, 0 to 2 months, 2 to 4, 4 to 8, इस तरह से। हो सकता है मैं 6-6 महीने के बनाऊँ, 0 to 6, 6 to 12, 12 to 18, 18 to 24, 4 ही बने। तो दीज आर माई नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स, कितने ग्रुप्स बनाए मैंने। लिमिट्स ऑफ ईच क्लास इंटरवल, तो इट विल डिपेंड कि मेरे नंबर ऑफ क्लास इंटरवल कितने हैं। अगर मैं क्लास इंटरवल्स का नंबर कम रखूंगी, 4 ही ग्रुप्स बनाए, तो ये रेंज मेरी छोटी हो जाएगी, सॉरी बड़ी हो जाएगी,
ठीक है, अगर मैंने नंबर ऑफ क्लास इंटरवल ज़्यादा रखे तो मेरी ये जो रेंज है, द डिफरेंस बिटवीन योर लोएस्ट स्कोर एंड योर हाईएस्ट स्कोर विल बी लेस। बताओ, क्लियर हुआ? बताओ, क्लियर हुआ एवरीवन? हिमानी, दिव्या, महक, शिवानी? मैम हाँ जी। मैम एक बार लास्ट वाला बताइए ना, जो इंक्रीज हो जाएगा तो रेंज क्या, बोले तो कट देखो, गया था आवाज। ओके, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दैट आई एम स्टडिंग 0 से लेकर 24 मंथ्स वाले बच्चे, ठीक है, तो अगर मैं नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स अपने ज़्यादा रखती हूँ, 2-2 महीने का गैप बनाती हूँ, सो 0 से 2 लेकर 2 to 4, 4 to 8, इस तरह से, तो ये जो लिमिट है, this range, that is the difference between my lowest score to highest score, this will be less। मतलब अगर मेरे नंबर ऑफ क्लास इंटरवल ज़्यादा है तो लिमिट कम हो जाएगी, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, इफ बाय नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स आर लेस, माई लिमिट विल इंक्रीज। अब जैसे यहाँ पे देखो, ठीक है, मैंने 4 ओके ही ग्रुप्स मैम, हाँ बनाए, हाँ। तो 4 ग्रुप्स में ये जो रेंज है ये बड़ी हो गई ना, 6-6 महीने का गैप ले रही हूँ मैं। गॉट इट? ओके मैम, हाँ हाँ। राइट। देन कम्स योर एक्सक्लूसिव मेथड। एक्सक्लूसिव मेथड में क्या होता है, जब हम रेंज बनाते हैं 0 से लेकर 2 तक, 2 से लेकर 4 तक, तो इसमें जो आपका अपर लिमिट होता है, अपर लिमिट और द हाईएस्ट स्कोर ऑफ वन ग्रुप becomes the lower limit of the second group, ठीक है। सो मतलब इफ आई एम सेइंग 0 से लेकर 2, तो मेरा नेक्स्ट रेंज स्टार्ट होगा 2 से लेकर 4 तक, तो मेरा जो पहले वाले का अपर लिमिट था वो दूसरे वाले का लोअर लिमिट बन जाता है, ठीक है। दिस हैपन्स इन द एक्सक्लूसिव मेथड, बट इंक्लूसिव मेथड में ऐसा नहीं होता। इंक्लूसिव मेथड में योर क्लास इंटरवल्स will have a difference of 1 unit. For example, if I am saying 10 to 20, तो नेक्स्ट इंटरवल मेरा होगा 21 to 30, उसके बाद होगा 31 to 40, इस तरह से बनेगा मेरा इंटरवल, ठीक है। सो माई अपर लिमिट of one group is not matching with the lower limit of the other group. This is my inclusive method. Got it? यस मैम। Yes? ठीक यस है, मैम। right. Then comes true और actual class method। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फ्रैक्शन में भी ले लेते हैं, 0.5 और 0.75 ऐसे फ्रैक्शन में भी कंसिडर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई रेंज इज स्टार्टिंग फ्रॉम 20.5 to 30.5, then next it will start from 30.5 again to 40.5, तो ये हमने 0.5 में भी कंसिडर किया है, फ्रैक्शनल पार्ट भी कंसिडर किया है। सो दैट इज द ट्रू और एक्चुअल क्लास मेथड। डन विद दिस? यस मैम। यस, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आगे बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। नाउ दिस इज वेरी सिंपल, आपको सिर्फ डायग्राम से याद रखना है कैसे कैसे आप ग्राफ के थ्रू प्रेजेंट कर सकते हो अपने डेटा को। जैसे हिस्टोग्राम में कर सकते हो। हिस्टोग्राम में क्या होता है, योर बार्स आर जॉइंड टू ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, अनलाइक योर बार डायग्राम। बार डायग्राम में डिफरेंस होता है बार्स के बीच में, ठीक है। हिस्टोग्राम में ये सारे एक दूसरे के साथ चिपके होते हैं। अब चिपके क्यों होते हैं एक दूसरे के साथ, बिकॉज दे आर यूजिंग डेटा फ्रॉम द क्लास इंटरवल्स। जैसे 0 से लेकर 10 तक आपका नेक्स्ट ग्रुप स्टार्ट हो रहा था 10 से लेकर 20 तक, तो इन्होंने ऐसे दो डायग्राम्स, दो बार्स नहीं बनाए उसके लिए, इन्होंने रेंज को ही एक बार कंसिडर कर लिया, ठीक है। 0 से लेकर 10, 10 से लेकर 20, देन 10, 20 to 30, 30 to 40। So this line becomes a representation of one single unit। इसीलिए हिस्टोग्राम बनता है। So you have to make sure हिस्टोग्राम आपका तभी बनेगा जब आपके पास आपके डेटा में क्लास इंटरवल्स है, नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक है।
देन वी कम टू फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में भी नीचे एक हिस्टोग्राम बनेगा और उसमें आप ट्रेंड दिखाओगे विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन. ओके, तो हम लोग ये लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं? मिड पॉइंट ऑफ ईच बार ऑफ दैट हिस्टोग्राम इज जॉइंट. ठीक है, इनके सारे जो सेंटर पॉइंट होता है इन सबको ज्वाइन करके फिर एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनता है. अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में से नीचे से आप हिस्टोग्राम हटा दो तो बन जाएगा फ्रीक्वेंसी कर्व. सो इट इज अ फ्री हैंड कर्व ड्रॉन थ्रू योर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. Then comes cumulative frequency ogive. Okay, अब this term ogive is very important और इसको alternatively हम cumulative frequency curve भी बोलते हैं. Okay, now this is going to be presented in the form of this diagram. Okay, आपका ये जो S shaped curve आता है, अब वो चाहे नीचे से ऊपर ऐसे जा रहा है या ऊपर से नीचे ऐसे आ रहा है, but that S shaped curve which is coming is basically ogive graph. Okay, now cumulative frequency हमने बात करी थी, it is defined as the sum of all previous frequencies up to the current point. तो अभी हमने पीछे देखा था, right? जैसे रेड येलो ग्रीन था, तो हमने इंडिविजुअल वैल्यूज तो देख ली, वो फ्रीक्वेंसी हो गई. तो जब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, पिछली सारी वैल्यूज को ऐड ऑन करते जाएंगे. दैट विल बिकम द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. अब जब हम इसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कर्व बनाएंगे, दैट विल बिकम अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और ओजाइव. अब ये किस लिए हेल्पफुल होता है? इट इज हेल्पफुल इन फाइंडिंग मीडियन फ्रॉम योर डेटा. ओके, नाउ दीज आर द टू मेथड्स ऑफ योर ओजाइव. जो आपका ग्राफ नीचे से ऊपर जा रहा है, दिस पिंक कलर लाइन, दिस राइजिंग ग्राफ, दिस इज कॉल्ड लेस देन ओजाइव. ठीक है, अब जो आपका ऊपर से नीचे आ रहा है पर्पल कलर वाला, दैट इज कॉल्ड अ फॉलिंग ग्राफ और ग्रेटर देन और मोर देन ओजाइव. ठीक है, इसकी टर्मिनोलॉजी ही यही है, लेस देन ओजाइव, ग्रेटर और मोर देन ओजाइव. ठीक है, इसको ऐसे ही याद रखना. नाउ अब इन्होंने मीनिंग बताया है लेस देन और मोर देन का. लेस देन ओजाइव क्या होता है? फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑल प्रीसीडिंग क्लासेस आर एडेड टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास. राइट, तो आपने जितने भी पिछली वैल्यूज थे उनको ऐड ऑन किया विद द करेंट वन, दैट इज द लेस देन ओजाइव. लेकिन ग्रेटर देन और मोर देन ओजाइव में क्या होता है? आप सक्सीडिंग क्लासेस को ऐड ऑन करते हो, आपके जो वैल्यूज के नीचे नीचे वाली वैल्यूज है उसको ऊपर ऐड करते जाओगे. ठीक है, तो जैसे रेड येलो ग्रीन हमने कंसिडर किया, अगर मैं ऊपर से लेकर नीचे तक वैल्यूज ऐड ऑन कर रही हूँ, मेरा लेस देन ओजाइव बनेगा. अगर मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कैलकुलेट कर रही हूँ और येलो और ग्रीन को ऐड ऑन कर रही हूँ, दैट विल बिकम माई मोर देन ओजाइव. ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ सबको? Yes, ma'am. यस, ठीक है. नाउ हाउ टू ड्रॉ दीज ग्राफ्स. लेस देन ओजाइव कैसे बनाओगे? आप हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस को पहले मार्क करोगे. बताओ कौन सा होता है हॉरिजॉन्टल और कौन सा होता है वर्टिकल? Ma'am, horizontal X, vertical Y. Vertical standing line होता है, horizontal lateral होता है. करेक्ट. सो ये आपका ग्राफ है. तो दिस लीपिंग लाइन, द एक्स एक्सिस इज योर हॉरिजॉन्टल एक्सिस, दैट स्टैंडिंग लाइन विच इज योर वाई एक्सिस, राइट, इज योर वर्टिकल एक्सिस. राइट, तो इसमें आप क्या करोगे? Your cumulative frequencies will be made on the y-axis and the upper class values, जैसे आपका रेंज होता है 0 से लेकर 10, तो ये जो 10 वाला अपर क्लास वैल्यू है वो आपके x एक्सिस पे बनेगा. ठीक है, नाउ अगेंस्ट ईच अपर क्लास लिमिट यू विल ड्रॉ योर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. जैसे नॉर्मली आप ग्राफ बनाते हो, अगर 10 यहाँ पे है तो 10 के अगेंस्ट आपके अगर 7 यूनिट्स थे तो 7 आपने मार्क किया यहाँ पे. तो इस तरह से पॉइंट्स ज्वाइन कर करके आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बन जाएगा. ग्रेटर देन और मोर देन ओजाइव में क्या होगा? अगेन एक्स एंड वाई एक्सिस बनाया, वाई एक्सिस पे आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज एंड योर लोअर क्लास लिमिट्स ऑन द एक्स एक्सिस. ठीक है,
फिर वही आपने मैच कर करके अपने ग्राफ को प्लॉट किया एंड यू हैव जॉइंड द कर्व. सो दिस इज हाउ यू विल ड्रॉ योर मोर देन और लेस देन ओजाइव. तो लेस देन में आपने याद रखना है एक्स एक्सिस पे आपने अपर क्लास लिमिट ली, मोर देन ओजाइव में आपने एक्स एक्सिस पे अपनी लोअर क्लास लिमिट्स दी. क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है. Yes, sir. राइट. आगे चलते हैं. यूजेस ऑफ ओजाइव. सबसे पहला यूज तो यही है कि मीडियन आपके गिवन सेट ऑफ डेटा का फाइंड आउट करने में ये हेल्प करता है. ठीक है. उसके अलावा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा. ओके. और कोई अलग से यूज नहीं है ओजाइव का. सो इट इज जस्ट सिंपली अ वे यू कैन ग्राफिकली प्रेजेंट योर डेटा. फिर आगे आ जाते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. सब डिवाइडेड बार डायग्राम जिसमें आपका एक ही बार 2, 3 या 4 लेवल्स में या मल्टीपल लेवल्स में डिवाइडेड होता है. ठीक है. तो एक ही साल में डिफरेंट सब्जेक्ट्स में कितने स्टूडेंट्स एनरोल्ड थे ये बना हुआ है. ठीक है. बट द अदर वे आउट इज यू कैन मेक अ मल्टीपल बार डायग्राम ऑल्सो. तो इसी में आप क्या कर सकते थे, जैसे अगर पिछला वाला एग्जाम्पल ले तो 2009 में कॉमर्स के लिए अलग बार बना सकते थे, आर्ट्स के लिए अलग, ह्यूमैनिटीज के लिए अलग, साइंसेस के लिए अलग. ठीक है. सो यू कैन इवन ड्रॉ अ मल्टीपल बार डायग्राम और अ सब डिवाइडेड बार डायग्राम. गॉट इट? एंड द लास्ट वन इज अ पाई डायग्राम. तो पाई चार्ट सबने देखा ही है जब हम लोग इसको सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स. डन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस. ठीक है. आगे बात करते हैं अपने डेटा को समराइज करने के बारे में. तो ये तो हो गया, हमने डेटा को ऑर्गेनाइज किया और प्रेजेंट किया. ठीक है. नाउ फॉर समराइजेशन ऑफ डेटा व्हाट विल यू यूज? यू विल यूज योर डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स. ठीक है. तो हमने इस बारे में बात कर ली कि डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, है ना. अब डिस्क्रिप्टिव में हमने कौन से दो पढ़े? Central tendency और measure of dispersion. करेक्ट. वी हैव measures of central tendency and measures of dispersion. ठीक है. अब सेंट्रल टेंडेंसी में क्या क्या आया? सेंट्रल टेंडेंसी Mean, में median, बताओ. mode. Mode. ठीक है. मीन, मीडियन, मोड. क्या होता है मीन? Average. मीन इज योर एवरेज वैल्यू. ठीक है. तो आपके पास जितना भी डेटा है, सेंट्रल टेंडेंसी का क्या मतलब है कि आपके पूरे जितना भी डेटा है, जितना भी सैंपल है, उसका एक सेंट्रल नंबर वो आपको देगा. ठीक है. तो अगर इट इज गिविंग यू द एवरेज वैल्यू, दैट इज द मीन ऑफ योर डेटा. ओके. देन कम्स मीडियन. मीडियन क्या होता है? Ma'am, central value. सेंट्रल वैल्यू. वो तो मीन भी है और मोड भी है, तो मीडियन अलग कैसे है? मैम मीडियन में पहले हम लोग नंबर्स को अरेंज करते हैं, फिर वो ऑड है कि इवन है उस हिसाब से हम लोग उसको मतलब कैलकुलेट करते हैं, फिर हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं ऑड का और इवन का. तो मीडियन भी नीट वैल्यू ही देता है. ओके. सो मीडियन हमें क्या करेगा? मीडियन हमें एक मिडिल वैल्यू देगा व्हेन यू अरेंज योर डेटा इन अ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर. फिर उसको 2 हाफ्स में डिवाइड करके जो मिडिल वैल्यू आएगी, दैट इज मीडियन. सो इट इज नॉट गिविंग यू द एवरेज, इट इज गिविंग यू द सेंट्रल वैल्यू, लेकिन इट इज द पोजिशनल एवरेज और द पोजिशनल सेंट्रल वैल्यू. ठीक है. मीडियन आपका चेंज हो जाएगा अगर आपने अपने डेटा को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं अरेंज किया. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस. यस. सो अगर आप
आपने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं किया तो क्या आपका मीन और मोड भी चेंज होगा? नो मैम। नो। वाई? शिवानी वाई? मैम वो तो मीन को तो हम सिंपल प्लस करते हैं, तो उसमें अरेंज करने वाली तो कोई बात ही नहीं है। राइट। और मोड क्या होता है? मोड मोस्ट मैम कि रिपीटिंग कितनी बार नंबर। नंबर रिपीट हो रहा है। करेक्ट। एक करेक्ट। सो उसमें भी हमारा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डेटा विल नॉट चेंज आर आंसर। ठीक है। सो सिर्फ मीडियन है जिसमें आपको अपने डेटा को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है टू गिव अ पोजिशनल एवरेज और अ पोजिशनल सेंट्रल वैल्यू। ठीक है। मीन और मोड आप एज इट इज कैलकुलेट कर सकते हो फ्रॉम योर रॉ डेटा एज इट इज। ठीक है। मोड क्या है? मोस्ट फ्रीक्वेंटली occurring number or score in your entire distribution. That is mode. Got it? Are all the three terms clear? यस मैम। ठीक है। अब मुझे बताओ what is the empirical relationship between mean, median and mode? मैंने तो शुरू से साथ ही सुना है बस। शुरू से क्या सुना है? मैम इनकी वजह से शायद हमारा जो ग्राफ है वो स्क्वेयर्ड होता है या नहीं होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव स्कोर बन No, सकता no. है। I am asking about the empirical relationship between mean, median मैम वो and mode. कुछ मीडियन एंड मोड का वो कुछ फॉर्मूला था, टू मीन इक्वल्स टू ऐसे करके। हाँ बताओ क्या फॉर्मूला था? लिखो फॉर्मूला जल्दी से। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। आप इसको एक ही लाइन में लिखना, मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं थी तो नीचे लिखा है। ठीक है। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो अगर आपको मान लो मीन गिवन है 7, मीडियन गिवन है 8, तो आप मोड कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है। ये बेसिक सा क्वेश्चन कैलकुलेशन वाला आ सकता है आपको पेपर में, और कोई स्टैटिस्टिक्स पे कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं आता, बट ये तो इतना सिंपल क्वेश्चन तो आ ही सकता है दैट दे गिव यू अ वैल्यू ऑफ मोड एंड मीडियन और मीन एंड मीडियन, या मोड एंड मीन, किसी का भी आपने 2 का वैल्यू दे दिया तो वो पूछेंगे तीसरे का वैल्यू बताओ। या फिर द क्वेश्चन कैन सिंपली कम कि एम्पेरिकल रिलेशनशिप क्या है मीन मीडियन मोड के बीच में। ठीक है। सो मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। डन? यस मैम। एवरीवन आगे चलें? यस मैम। यस। ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट द मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। तो सबसे पहला मेजर है हमारे पास रेंज। ठीक है। तो रेंज हमें पता है आपके लोएस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस है इज योर रेंज। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग क्लास इंटरवल्स एज 3 से लेकर 9 ईयर्स तक के बच्चे, देन 9 से लेकर 12 तक के बच्चे, नहीं 12 नहीं 15 तक के बच्चे। ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, अपने हाईएस्ट वैल्यू में से लोएस्ट वैल्यू माइनस कर दूंगी। ओके। सो दैट विल बिकम माय रेंज। सो हाईएस्ट वैल्यू और हाईएस्ट स्कोर, या फिर यू कैन से द अपर लिमिट माइनस द लोएस्ट वैल्यू और लोएस्ट स्कोर और लोअर लिमिट, दैट इज योर रेंज। ठीक है। फिर आ जाता है आपका एवरेज डेविएशन। एवरेज डेविएशन क्या होता है? दैट इट इज गोइंग टू गिव यू सेवरल इंडिकेटर्स कि आपका डेटा कितना वेरी कर रहा है एक दूसरे से। ठीक है। दैट इज एवरेज डेविएशन।
और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? इट इज गोइंग टू गिव यू द मोस्ट स्टेबल इंडेक्स ऑफ वेरिएबिलिटी। ओके, मतलब आपका जो एक्चुअल वैल्यू है, मीन वैल्यू है, उससे कितना डेविएट कर रहा है, दैट इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन। इसमें आपको सिर्फ डेफिनेशंस याद रखने की जरूरत है, फॉर्मूलाज आर नॉट सो इम्पोर्टेंट। सो आप जब अपने मीन वैल्यू से कंपेयर करते हो कि कितना कितना वेरी कर रहा है, दैट इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन। एंड व्हाट डू यू गेट व्हेन यू स्क्वायर योर स्टैंडर्ड डेविएशन? वेरिएंस। Very good. Square of standard deviation is variance. ठीक है, question can come the other way out also, that square root of variance is स्टैंडर्ड डेविएशन। standard deviation। अगर आप standard deviation, जिसको हम ऐसे सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, जब आप इसका स्क्वायर कर दोगे यू विल गेट वेरिएंस। अब इसी वेरिएंस का अगर आप अंडर रूट कर दोगे यू विल गेट योर स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, सो अदर वे आउट भी क्वेश्चन आ सकता है आपको। यहां तक क्लियर है? यस मैम। यस, ठीक है, आगे आ जाते हैं हम लोग स्क्यूनेस पे। ओके, सो ये आपकी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। ओके, मीन मीडियन मोड। तो जब आप मीन मीडियन मोड एक सिमेट्रिक डेटा के लिए ग्राफ बनाओगे, आपका एक नॉर्मल बेल शेप्ड ग्राफ बनेगा जिसमें आपकी तीनों वैल्यूज इक्वल होंगी। ठीक है, योर मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड। ये कब होता है? व्हेन यू हैव अ सिमेट्रिक डेटा, और आपका ग्राफ इस तरह से नॉर्मल बेल शेप्ड ग्राफ बनता है। लेकिन अगर आपका डेटा सिमेट्रिक नहीं है, so your mean will not be equal to median, will not be equal to mode, और एक skewed ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब skewed ग्राफ में it can be left skewed which is negatively skewed, और it can be right skewed which is positively skewed। ठीक है, तो left skewed में क्या होता है? your mode is the greatest, highest। ठीक है, लेकिन your positively skewed graph will have mean as the highest value। ठीक है, so ये tiltedness on one side is called your skewness। then we have kurtosis। kurtosis मैं यहीं पे बता रही हूँ, I think I don't have a picture in this slide। so kurtosis is your peakedness। ठीक है, तो अगर मैं लेट्स कंसिडर दिस इज अ नॉर्मल ग्राफ। मेरे पास एक पिक्चर थी, जस्ट वेट आई शो यू। विजिबल है सबको? यस मैम। यस मैम। सो कर्टोसिस में ये ब्लू वाला इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ना ही बहुत ऊंची इसकी पीक है, ना ही बहुत छोटी या फ्लैट पीक है। दैट इज कॉल्ड मीजोकर्टिक, अ नॉर्मल स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। देन वी हैव प्लेटिकर्टिक। प्लेटिकर्टिक में क्या होगा? लो कर्टोसिस, यानी आपकी जो वैल्यू है वो बिल्कुल फ्लैट जा रही है, छोटा कर्व दे रही है। योर कर्टोसिस इज नेगेटिव। बट इफ आई से योर कर्टोसिस इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का क्या मतलब है? कि वो हाई पीक जा रही है उसकी। दैट इज कॉल्ड लेप्टोकर्टिक। सो मीजोकर्टिक इज नॉर्मल, मीडियम है, मीडियोकर है, उससे याद रख लेना मीजोकर्टिक। प्लेटिकर्टिक, द वे आई रिमेंबर इज, प्लेटी वर्ड थोड़ा प्ले से रिलेट करता है, तो प्ले कौन करता है? छोटा बच्चा। ठीक है, तो इसलिए उसका कर्व भी छोटा है। लेप्टोकर्टिक लंबा, हाइट उसकी लंबी है। ठीक है, दिस इज हाउ आई रिमेंबर। अगर आपके पास कोई और तरीका याद रखने का तो यू कैन यूज दैट ऑल्सो।
बताओ, क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फर्दर विद इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। सो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स के लिए हमने कहा कि हमें तो टेस्टिंग करनी पड़ेगी। किसकी टेस्टिंग करते हैं हम लोग? सैंपल। सैंपल की टेस्टिंग। लेकिन सैंपल में क्या टेस्ट करेंगे? किसको टेस्ट करेंगे सैंपल में? हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस को। और हाइपोथेसिस भी कौन सी? नल। null hypothesis. ठीक है, so your hypothesis testing means that you want to see if your population parameter or if your statistics are showing what type of characteristics. This is what you will be checking in your hypothesis. Okay, और hypothesis कौन सी? null hypothesis. Okay, अब उसमें हमारे पास पहली टर्म आ जाती है level of significance and probability value. तो level of significance क्या होता है? It is that probability of chance that is going to tell you how correct your data is going to be. Okay, so हम लोग अपनी p वैल्यू कैसे कौन से रेंजेस में लेते हैं p वैल्यू? बताओ। 1%, 1%। 5%, ओके। 10%. 10%। ठीक है, 1%, 5%, 10%। सो प्रोबेबिलिटी वैल्यू मुझे क्या बताएगा कि 1% चांस है एरर होने का, 99% योर रिसर्च इज करेक्ट, योर डेटा इज करेक्ट। करेक्ट टू व्हाट? योर ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ओके, 5% मुझे बताएगा दैट 5% एरर का चांस है, 95% आपकी रिसर्च करेक्ट है। 10% पी वैल्यू मुझे क्या बताएगा कि 10% एरर होने का चांस है, बाकी जो 90% है दैट योर रिसर्च वुड बी करेक्ट। बताओ, यहाँ तक क्लियर? यस मैम। यस, ओके। अब आपका ये ग्राफ आपको क्या दिखा रहा है? सी, दिस इज अ वन टेल्ड ग्राफ। ओके, आपके पास टेस्टिंग जो है वो वन टेल और टू टेल दोनों में हो सकती है। वन टेल इज अ डायरेक्शनल टेस्ट। ठीक है, नाउ इट इज गोइंग टू टेल यू द सिग्निफिकेंस ऑफ बोथ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जर्व्ड डिफरेंस बिटवीन द स्टैटिस्टिक्स। ओके, विच मीन्स कि आपके पास एक तरफ वो आपको पी वैल्यू सिग्निफाई करेगा एंड इट इज गोइंग टू टेल यू कि आपका लाइकली ऑब्जर्वेशन अगर ये है तो अनलाइकली ऑब्जर्वेशन की प्रोबेबिलिटी या एरर होने का चांस कितना है, तो वो एक ही तरफ आएगा। लेकिन अगर आपका ग्राफ ऐसा ही है और दोनों तरफ ये ग्रीन शेडेड एरिया है विच इज टेलिंग यू पी वैल्यू, तो मतलब इधर भी एरर होने का चांस है, इधर भी एरर होने का चांस है। सो दिस बिकम्स अ टू टेल्ड टेस्ट। ओके, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस मैम। राइट, सो टू टेल टेस्ट भी हो सकता है आपका, वन टेल टेस्ट भी हो सकता है। पी वैल्यू लेकिन आपके पास एक ही रहेगी, इट कैन बी 1%, 5% और 10%। अब ये तो परसेंट वाइज हो गया है ना, तो 1% के लिए आपकी पी वैल्यू कितनी बन जाती है? 0.01। 0.01। 5% के लिए 0.05। 0.05 एंड 10% के लिए 0.1। 0.10 और यू कैन से 0.1। ठीक है, नाउ ये तो हो गई पी वैल्यू। व्हाट इफ योर ऑब्जर्व्ड वैल्यू इज, या आगे आएगा मेरे ख्याल, नहीं आ रहा, चलो ऐसे ही बताओ। व्हाट इफ योर ऑब्जर्व्ड वैल्यू इज लेस देन पी वैल्यू? Reject null hypothesis and accept alternate. ओके, अदर्स? अदर्स? बाकी बताओ। मेरी ऑब्जर्व्ड वैल्यू मेरी पी वैल्यू से कम है तो मैं क्या करूंगी?
Will I accept my null hypothesis or reject it? Reject. Why? मैम क्योंकि एविडेंस कम होगा ना एरर का। अच्छा, स्टेप वाइज बताओ। मेरी ऑब्जर्व्ड वैल्यू कम है मेरी p वैल्यू से, तो मतलब रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। ओके, यू से रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। एंड व्हाई? एक्सेप्ट ऑल्टरनेट। मैम इसमें रीजन पूछ रही हूँ, आंसर ठीक है, व्हाट इज द रीजन? मैम जो एविडेंस है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ना कि कोई रिलेशन है। एविडेंस आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। सो observed value is less than p value, you will have a greater evidence that there is a relationship between a and b variable, ठीक है। अब रिलेशनशिप है तो आप अपनी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर दोगे नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करके, ठीक है। बट द अदर वे आउट, अगर आपकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू p वैल्यू से ज्यादा है, तो ज्यादा है का मतलब योर a and b वेरिएबल्स have no significant relationship, which means you will accept the null hypothesis. Okay? Yes everyone, clear? यस मैम। Yes? ठीक है। अब ये डिसाइड करने में मुझसे कुछ ना कुछ गलती भी हो सकती है, ठीक है। सो वी हैव टाइप्स ऑफ एरर अकॉर्डिंग टू हाउ वी आर रिजेक्टिंग और एक्सेप्टिंग द नल हाइपोथेसिस। ये डिसीजन मेकिंग में गलती हो सकती है, इंटेंशनली भी हो सकती है, अनइंटेंशनली भी हो सकती है। सो इफ आई से टाइप 1 एरर, my wrong decision of rejecting null hypothesis when it is true, जब मुझे null hypothesis को accept करना था मैंने गलती से उसको reject कर दिया, वो हो गया मेरा type 1 error. Type 2 error, my wrong decision of accepting null hypothesis when it is not true, मैंने गलती से उसको या जानबूझ के कैसे भी, मेरा डिसीजन गलत था कि मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया जबकि मुझे नहीं करना चाहिए था, तो दैट इज माय टाइप 2 एरर। क्लियर विद दिस? बताओ। Yes, ma'am. यस, ठीक है। Yes, ma'am. टाइप 1 एरर यू रिप्रेजेंट विद अल्फा, टाइप 2 एरर यू रिप्रेजेंट विद बीटा, ठीक है। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड पावर ऑफ टेस्ट, ये लिख लो। पावर ऑफ टेस्ट क्या क्या मतलब होता है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग टाइप 2 एरर इन योर रिसर्च, ओके। तो आपका ये पावर ऑफ टेस्ट कैसा होना चाहिए? मतलब मैम समझ नहीं आया ये। देखो, कितने परसेंट चांसेस हैं कि आप टाइप 2 एरर वाली गलती करोगे, दैट इज कॉल्ड योर पावर ऑफ टेस्ट। अगर आपकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, है ना, तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है गलती करने के, तो आपका रिसर्च वीक हो जाएगा, ठीक है। गॉट द पॉइंट? अगर आपके गलती करने के चांसेस ज़्यादा है तो आपका रिसर्च, आपकी स्टैटिस्टिक्स, आपकी कैलकुलेशन वीक हो जाएगी। Got it? So power of test will tell us what is the probability of committing that error, and it will tell you how well your tests are working. Okay? So this is your power of test. तो आपको अपनी statistics लगाने से पहले आपको चेक करना पड़ता है that what is your power of test, मतलब आपके गलती करने का चांस कितना है।
ठीक है, और ये कैलकुलेट कैसे होता है, 1 माइनस बीटा, सिंपल फॉर्मूला। टाइप 2 एरर से आपको बीटा मिल जाएगा। सी इसमें बहुत सारी कैलकुलेशन होती है, इसलिए मैं आपको फॉर्मूलाज नहीं बता रही, वो हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई नहीं पूछेगा फॉर्मूला, ना ही आपको कैलकुलेशन के लिए कुछ आएगा। ठीक है, तो सिंपली रिमेंबर टाइप 2 एरर इज योर रॉन्ग डिसीजन ऑफ एक्सेप्टिंग योर नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज नॉट ट्रू, ये आपको बीटा बता देगा। एंड व्हेन यू डू 1 माइनस बीटा, दैट विल गिव यू योर पावर ऑफ टेस्ट। बताओ, क्लियर हुआ? यस मैम। यस, ओके। नाउ हाउ डू यू टेस्ट अ हाइपोथेसिस, उसके कुछ सर्टेन हमारे पास स्टेप्स होते हैं। ठीक है, हम लोग कैसे स्टेप 1 से स्टार्ट करते हैं, हाउ डू यू टेस्ट अ हाइपोथेसिस। सबसे पहले तो आप अपनी नल हाइपोथेसिस डिसाइड करते हो, ये आपके पास पहले भी बहुत बार क्वेश्चन आया है, रिमेंबर? कितनी बार आपके पास इस तरह से क्वेश्चन आया है, वेर यू हैव टू अरेंज द स्टेप्स फॉर टेस्टिंग अ हाइपोथेसिस और कंडक्टिंग अ पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, इस तरह से क्वेश्चन आया है आपके पास, यस मैम। है ना? तो सबसे पहले यू सेट अप अ नल हाइपोथेसिस फॉर योरसेल्फ, आप हाइपोथेसिस डिसाइड करो, अपने वेरिएबल सोच लो क्या लेने वाले हो, नल हाइपोथेसिस डिसाइड कर लो। जब नल डिसाइड हो गई, योर नेक्स्ट स्टेप विल बी यू डिफाइन योर ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब वो डायरेक्शनल भी हो सकती है, नॉन डायरेक्शनल भी हो सकती है। आई होप द टर्मिनोलॉजी इज गेटिंग क्लियर, डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल, ऑल्टरनेटिव, नल। यस मैम। यस, ठीक है। सो नल हाइपोथेसिस सेट हुई, ऑल्टरनेटिव आपने डिफाइन कर दी, फिर मैम आपने एक सेकंड पॉइंट मैम बताना एक बार कैसे हम डिफाइन कर रहे हैं मतलब ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को। ऑल्टरनेटिव में हम लोग क्या करते हैं, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमें क्या बताती है, रिलेशन रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। two variables. So if I can say there is a relationship between A variable and B variable, or if I say fatty liver is associated with cardiac problem, तो ये alternative hypothesis हो गई ना मेरी। यस मैम। ठीक है, अब मैं इसको डायरेक्शन भी दे सकती हूँ, आई कैन टेल कि इतना परसेंट फैट होगा या इतना ग्रेड फैटी लिवर का होगा, तो कितने परसेंट चांस है कार्डियक डिसऑर्डर होने के। ठीक है, तो अगर मैं एक डायरेक्शन के साथ डिफाइन कर रही हूँ, गिविंग प्रॉपर नंबर्स, दैट विल बी माई डायरेक्शनल ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इट कैन ऑल्सो बी नॉन डायरेक्शनल, जब मैं इतना स्पेसिफिकली बात नहीं भी कर रही। ठीक है, मैम हमने एक हाइपोथेसिस बना ली, नल हाइपोथेसिस, जिसमें हम ये हाँ, करते हैं कि इनके बीच में रिलेशन चेक करने के लिए, राइट? ए एंड बी वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन चेक नहीं करने के लिए, ये मतलब बोलने के नहीं लिए है, कि एक उनका नल रिलेशन नहीं है। हाइपोथेसिस वही होती है ना कि कोई रिलेशन नहीं है इनका। हाँ, यस। उसके बाद फिर ज़रूरत क्या ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को डिफाइन करने की? तो ऑल्टरनेटिव में आपको बताना पड़ेगा ना कि ए एंड बी का रिलेशन है, तो ए इंडिपेंडेंट है या बी इंडिपेंडेंट है, बताना तो पड़ेगा ना आपको। रिलेशन है तो कैसा रिलेशन है उनका, वेरिएबल्स का। समझ नहीं आ रही ये बात। देखो, नल हाइपोथेसिस में आपने क्या बोला कि ए वेरिएबल हैज नो रिलेशनशिप विद बी वेरिएबल। यस, यस मैम। आपको फिर ऑल्टरनेटिव भी तो बताना पड़ेगा ना कि आप अगर रिलेशनशिप कह रहे हो तो कैसे कह रहे हो कि ए वेरिएबल इज डिपेंडेंट ऑन बी या फिर बी इज डिपेंडेंट ऑन ए। इन दोनों स्टेटमेंट्स में फर्क है ना। यस मैम। क्यों फर्क है? क्योंकि वन ऑफ देम बिकम्स independent variable, the other one becomes dependent variable. Okay, so you will have to tell before you conduct your research कि a variable dependent है या a variable independent है, ये आपको मैम पहले तो ही अपनी ऐसे रिसर्च ये करने मतलब से पहले पहला स्टेप बताना नहीं है। होना चाहिए था कि पहले हम एक ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को डिफाइन करें नहीं, कि नहीं, ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है या कुछ भी, उसके बाद एक नहीं। सेटअप वी करें। ऑलवेज स्टार्ट विद डिसाइडिंग अ नल हाइपोथेसिस, ये अज्यूम करके कि दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। जस्ट इन केस हमें पता लगता है कि रिलेशनशिप है, विद स्मॉल एविडेंस या पुरानी रिसर्च देखकर मुझे एक आध पेपर से पता लगा कि हाँ भाई रिलेशन तो बनता है अकॉर्डिंग टू फ्यू रिसर्चेस, तो कैसा रिलेशन बनता है वो बाद में डिफाइन होगा। अच्छा। ठीक है, सो यू विल ठीक है। मेक और सेट अप योर नल हाइपोथेसिस फर्स्ट, देन यू विल डिफाइन योर ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ये दोनों पॉइंट क्लियर हुए? यस मैम। ओके, थर्ड स्टेप में आप टेस्ट डिसाइड करोगे कि कौन सा टेस्ट लगाने वाले हो हाइपोथेसिस की टेस्टिंग के लिए।
टेस्ट कौन से टेस्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे? मैम जो हमारे टेस्ट होते हैं। हाँ, पैरामेट्रिक या नॉन पैरामेट्रिक, यस मैम। है ना? सो पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक से हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा टेस्ट हम लगाने वाले हैं. ओके, देन यू डिफाइन द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर द टेस्ट सिचुएशन. अब हमारे हर टेस्ट के फॉर्मूला में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लगता है. डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं DF, छोटा d छोटा f. ठीक है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को कैलकुलेट कैसे करते हैं? n-1। राइट, एंड व्हाट इज योर n? मैम जो नंबर होता है हमारा टोटल नंबर नंबर। मतलब क्या? किसका नंबर? फोन नंबर? नहीं नहीं मैम, जो मतलब हमारे पास डाटा का कैलकुलेशन या मीन एवरेज होता है आई थिंक। नो, नॉट योर मीन, नॉट योर एवरेज. n क्या होता है? यू नो द आंसर, बस टर्म्स में कंफ्यूज हो रहे हो. जब मैं छोटा n लिखती हूँ अपनी रिसर्च में, उसका क्या मतलब होता है? महक, उसका क्या मतलब होता है छोटे n का? सैंपल साइज। सैंपल साइज, फ्रीक्वेंसी, सैंपल साइज. यस मैम। ठीक है, सो सैंपल साइज -1, दैट इज योर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. ओके, फिर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम डिसाइड करने के बाद आप अपनी p वैल्यू चेक करोगे. यू विल फाइंड द p वैल्यू कोरिस्पॉन्डिंग टू द कैलकुलेटेड वैल्यू. ओके, अब मान लो p वैल्यू मैं लेना चाहती हूँ 1%, यानी 0.01. फिर मैं अपनी कैलकुलेटेड वैल्यू से उसको कंपेयर करूंगी. दैट इज माई 5th स्टेप. फिर उसके बाद मैं डिसीजन लूंगी दैट आई हैव टू एक्सेप्ट माई नल हाइपोथेसिस और आई हैव टू रिजेक्ट इट. गॉट इट? मैम जो ये पी वैल्यू होती है, ये हमारी एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है जो हम खुद ऑब्जर्व करते हैं, वो होता है। जैसे हम कभी कभी पुरानी रिसर्च को लेके, हाँ हाँ, बोलो बोलो. हम कभी कभी पुरानी रिसर्च को लेके देखते हैं तो हम वहाँ से एक स्टैंडर्ड वैल्यू ले लेते हैं। स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं होती कोई. हम लोग बस, वो रिसर्चर का डिसीजन होता है कि वो 1% पे चेक करना चाहता है, 5% पे या 10% पे. इनके अलावा और कोई वैल्यू नहीं होती पी की. हम लोग कोई बीच में मिडिल वैल्यू 97, 98, कोई ऐसी वैल्यू नहीं लेते. हम 1%, 5%, 10% इसी पे टेस्टिंग करते हैं. ठीक है, सो इट इज नाउ द डिसीजन ऑफ द रिसर्चर कि वो, उसको क्या लगता है कि उसकी रिसर्च कितनी सिग्निफिकेंट होगी. क्या उसकी रिसर्च इतनी एक्यूरेट है कि वो 1% लेवल पे टेस्ट कर सके? क्या उसका सैम्पल साइज इतना सफिशिएंट है कि वो 1% पे टेस्ट कर सके, या 5% पे कर सके, कि वो 10% पे करेगा? ठीक है, सो इट इज मैम कब कब हम एब्सोल्युटली. 1% लेते हैं, 5% लेते हैं और 10% कब कब लेते हैं, ये सैम्पल साइज पे डिपेंड करता है। नहीं, ये रिसर्चर का डिसीजन होता है अपने आप. अपने आप का क्या मतलब? मान लो मेरा कैलकुलेटेड वैल्यू 0.75 आया. ठीक है, तो 0.75 नहीं, 0.75 तो बड़ा हो गया, 0.075 आया. ठीक है, ठीक तो है। मुझे देख के ही पता चल रहा है कि ये 1% से तो छोटा यस मैम। है ना? 0.01, नहीं उससे बड़ा है, सॉरी, 0.05 से भी बड़ा राइट? तो 0.10 से छोटा है ना? तो मैं अपनी रिसर्च में मेंशन कर सकती हूँ कि 1% या 5% लेवल के अकॉर्डिंग ये नंबर इज बिगर. सो इसलिए मुझे अपनी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या करनी पड़ेगी? अगर बड़ा है तो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। क्या बोला मैंने? अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू छोटी है पी वैल्यू से, सो यू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, यस मैम, एक्सेप्ट मतलब ऑल्टरनेटिव. ऑल्टरनेट। यहाँ पे क्या है, कैलकुलेटेड वैल्यू 1% और 5% से बड़ी आ रही है, तो रिजेक्ट करोगे ना ऑल्टरनेटिव? यस मैम। रिजेक्ट करोगे, है ना? बट इन दैट केस यू विल ऑल्सो मेंशन कि 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के अकॉर्डिंग
यू आर एक्सेप्टिंग ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ओके, मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि 1% 5% के अकॉर्डिंग तो ये रिजेक्ट हो गया, लेकिन 10% के अकॉर्डिंग ये एक्सेप्ट हो गया। मतलब 10% के अकॉर्डिंग एक्सेप्ट होने का मतलब कि 90% चांस है कि ए वेरिएबल और बी वेरिएबल के बीच में रिलेशन होगा, लेकिन 10% एरर का चांस भी है। ठीक है, तो मैम हम तीनों से नहीं करेंगे इसको? वैसे अगर हम हम हमेशा किसी तीनों मेंशन नहीं करते, तीनों मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जिससे आपको दिख रहा है कि एक्सेप्ट हो रही है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, हम उसी को मेंशन करके लिख देते हैं। सो वो अंडरस्टूड हो जाता है कि 90% करेक्ट होगा, 10% एरर का चांस है। तो अगर आप उसको 10% से लिख रहे हो तो ऑब्वियसली बात है 1 and 5% से ये कहीं ना कहीं सेटल नहीं हो रहा है, इसीलिए आपने 10% वाली टेस्टिंग यूज करी। तो ये अच्छा, रीडर को तो अंडरस्टूड हो मेरे जाता है। पास बाइसनेस का नहीं आपको लग रहा? हाँ जी, मैम थोड़ा बाइसनेस नहीं लग रहा वैसे इसमें? क्या लग रहा है? मैम थोड़ा बाइसनेस लग रहा है, जैसे कि बायसनेस हम। नहीं है, ये बायसनेस नहीं है। ये आपको, ये रिसर्चर का डिसीजन मेकिंग है। ठीक है, ये रिसर्चर ये नहीं दिखाना चाह रहा कि मैं किसी भी तरीके से हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर रहा हूँ। नो, रिसर्चर क्लियर विजन दे रहा है कि मैं एक्सेप्ट तो कर रहा हूँ, लेकिन उसमें इतने दस परसेंट परसेंट एरर एरर के का भी साथ। चांस। यस, ठीक है। गॉट इट एवरीवन? यस मैम। मैम एक बार स्टेप्स दिखाना दोबारा। हाँ, स्टेप्स में साथ साथ बोल रही हूँ, तभी मैं इधर स्क्रीन पे शिफ्ट हुई। सबसे पहला फर्स्ट स्टेप है नल हाइपोथेसिस। यू विल डिसाइड कि ए वेरिएबल बी वेरिएबल के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, पर आपको कहीं ना कहीं हो सकता है रिलेशन मिल भी जाए, तो इसलिए आप ऑल्टरनेटिव को भी पहले ही डिफाइन करके चलते हो कि ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है आपके लिए। देन इन योर थर्ड स्टेप यू विल चेक विच टेस्ट टू बी यूज्ड। विच टेस्ट मतलब इट कैन बी अ पैरामेट्रिक और अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। मैम ये डाटा पे डिपेंड करता है, डाटा राइट? पे डिपेंड करता है। अब डाटा पे कैसे डिपेंड करेगा, इसके अजम्पशंस अभी हम करेंगे, जिसमें हम ठीक है। नॉर्मेलिटी चेक करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कैटेगोरियल डेटा है या क्वांटिटेटिव है। ये सारे अजम्पशंस अभी हम चेक करेंगे। ठीक है। देन आफ्टर डिसाइडिंग योर टेस्ट यू विल फाइंड आउट द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, क्योंकि ये डीएफ की वैल्यू आपकी टेस्टिंग में यूज होती है। सो डीएफ क्या है? योर सैंपल साइज माइनस माइनस। 1। देन यू विल फाइंड द प्रोबेबिलिटी वैल्यू। अब प्रोबेबिलिटी वैल्यू अपने आप तो नहीं होगा डिसाइड, आपको अपनी कैलकुलेटेड वैल्यू देखनी पड़ेगी कि कितनी आई है। अकॉर्डिंगली यू विल डिसाइड व्हाट प्रोबेबिलिटी वैल्यू यू विल यूज टू कंपेयर। और कैलकुलेटेड वैल्यू टेस्ट लगाने के बाद आ जाएगी, राइट? यस, यस, टेस्ट लगा लिया, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपके पास था, टेस्ट आपने लगा लिया, कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई आपके पास, फिर आप पी वैल्यू डिसाइड करोगे। देन फाइनली यू विल रिजेक्ट or accept your null hypothesis based on comparing your calculated value with your p value. So these are the steps that you follow for testing a hypothesis. Done? मैम हमने एक टेस्ट लगाया, जैसे हम्म, जो भी डाटा था, पैरामीट्रिक नॉन पैरामीट्रिक, उसके हम्म। बाद हमारे पास एक वैल्यू आ जाती है। मान लो वो वैल्यू सैंपल साइज की 500 आ जाती है, एक अजम्पशन। आपने टेस्ट लगाया, ठीक है, सैंपल साइज 500 कह रहे हो, आगे? आगे? मैम उसके बाद उसमें हम ये डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे 500 - 1, हाँ, और उसके बाद हम पी वैल्यू जो हमारी होगी उससे कंपेयर करेंगे, राइट? कैलकुलेटेड वैल्यू को, यस। तो वो कैलकुलेटिव वैल्यू वही होगी ना जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आया है? नहीं, कैलकुलेटेड वैल्यू आपके टेस्ट के फॉर्मूला लगा के निकलेगी। अच्छा अच्छा, ठीक है मैम। ठीक है, तो जैसे आपका मान लो वन सैंपल टी टेस्ट है, तो वन सैंपल टी टेस्ट का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, उस फॉर्मूला में आपका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी लगता है, तो इसीलिए हमने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पहले कैलकुलेट किया। गॉट इट? अब जैसे मैं आपको यस दिखाती मैम। हूँ, टी टेस्ट हमारा जो वन सैंपल टी टेस्ट होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है मीन माइनस म्यू। म्यू मीन्स योर पॉपुलेशन मीन,
डिवाइडेड बाय S अपॉन अंडर रूट n, ऐसा होता है फॉर्मूला। तो दिस इज योर सैंपल मीन, दिस इज योर पॉपुलेशन मीन, S होता है आपका स्टैंडर्ड एरर, n होता है आपका सैंपल साइज। ठीक है, अब ये S कैसे आता है? S आता है सिग्मा ऑफ x माइनस एक्स बार, ये सब आपको याद नहीं रखना, मैं आपको बता रही हूँ, का स्क्वायर अपॉन n माइनस वन। तो ये n माइनस वन क्या है? सैंपल साइज, डिग्री ऑफ अरे फ्रीडम। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। सॉरी। ठीक है, तो आपको अपना टेस्ट का फॉर्मूला लगाने के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो आपने जब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, आपने टेस्ट डिसाइड कर लिया कौन सा लगाओगे, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम डिसाइड कर लिया, देन यू विल अप्लाई योर टेस्ट फॉर्मूला एंड फाइंड आउट द कैलकुलेटेड वैल्यू। अच्छा, और तो कैलकुलेटेड मतलब वैल्यू फ्रीडम निकलने के के बाद बाद यू विल कंपेयर करने इट के विद द पी बाद, वैल्यू। ठीक है, ओके। सबको क्लियर हो गया? यस मैम। महक, शिवानी, दिव्या? यस मैम। यस, ठीक है, ऑल राइट। नाउ लेट्स कम टू पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। अब मुझे बताओ, डू यू वांट टू स्टार्ट फर्दर विद योर डीआई क्वेश्चन मैथ्स का, या फिर पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक चल लें, कर लें कंप्लीट? मैम मेरे को डीआई करने का भी टाइम नहीं मिला। अच्छा, बाकी? मैम मेरा भी हाफ हुआ है। दिव्या का हाफ हुआ है। महक, शिवानी? हुआ नहीं। क्या? शिवानी का हुआ नहीं और मैंने किया नहीं। अच्छा, तो मतलब आगे चल ले, कंटिन्यू कर ले। ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड विद योर पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। अब पैरामेट्रिक क्या होता है? जिसमें आपके सैंपल्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ठीक है, आपका एक ही वेरिएबल के लिए अप्लाई होता है पैरामेट्रिक टेस्ट। देन योर सैंपल इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन यू नीड टू अप्लाई पैरामेट्रिक, कि आपका जो सैंपल है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। सो दीज आर योर अजम्पशंस ऑफ पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक। नंबर वन, योर पॉपुलेशन शुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब कैसा कर्व बनना चाहिए? बेल शेप। बेल शेप्ड कर्व। ठीक है, देन राइट, देन इनको भूल जाओ, मैं जैसे जैसे बता रही हूँ वैसे वैसे अजम्पशंस को समझो। सबसे पहला नॉर्मैलिटी, यानी बेल शेप्ड कर्व बनना चाहिए। नंबर टू, योर वेरिएबल्स शुड बी मेजरेबल एट इंटरवल और रेशियो स्केल। आई होप ये बात समझ में आ रही है, इंटरवल और रेशियो स्केल वाली। यस? यस मैम। यस, ठीक है। थर्ड, योर वेरिएबल एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स कैन हैव डिफरेंट वैल्यूज। ओके, आपके जो वेरिएबल्स हैं और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एक दूसरे से वेरी कर सकते हैं। दिस इज व्हाट इंडिपेंडेंस मींस, इंडिपेंडेंस ऑफ वेरिएबल्स। होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस क्या होता है? कि आपके सारे सैंपल में जो वेरिएंस निकलेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, वो सेम होना चाहिए। ठीक है, पर यह फर्स्ट इंस्टेंट पे नहीं कैलकुलेट कर पाते ना, आप सबसे पहले नॉर्मैलिटी चेक करते हो, आप देखते हो आपके जो वेरिएबल्स है वो इंटरवल या रेशियो स्केल पे मेजरेबल है या नहीं है, और जो वेरिएबल्स हैं उनकी डिफरेंट वैल्यूज बन रही है या नहीं बन रही। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव में आप वेरिएंस भी निकालते हो, तो वो भी आप सेकेंडरी चेक कर सकते हो कि इफ योर वेरिएंस इज होमोजीनस और नॉट। सो दीज आर योर अजम्पशंस ऑफ पैरामेट्रिक टेस्ट। ठीक है, इफ वी मैम टॉक अबाउट दी इंडिपेंडेंस वाला पॉइंट समझ नहीं आया। इंडिपेंडेंस ऑफ वेरिएबल्स का मतलब होता है कि इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 6 वेरिएबल्स इन माय रिसर्च, तो इनका एक दूसरे पे इतना भी इंडिपेंडेंस नहीं है। ठीक है, नॉन पैरामेट्रिक में योर वेरिएबल्स आर हाईली कोरिलेटेड विद ईच अदर। ठीक है, लेकिन ये पैरामेट्रिक टेस्ट में आप नहीं देखते।
You don't find the variables highly correlated with each other. This is मतलब what it कोरिलेशन means. की बात होती है, राइट? नहीं, मैं असल में तभी ये कोरिलेशन वर्ड नहीं यूज करना चाह रही थी. कोरिलेशन क्योंकि आप पैरामेट्रिक में भी निकालते हो, है ना, पियर्सन कोरिलेशन निकालते हो ना. हाँ जी. We are talking about the dependence of variables. I don't say correlation, I say dependence of variable. ठीक है, तो ये आपको कोई बहुत अच्छा क्वेश्चनर देख के ही समझ में आएगा. जस्ट रिमेंबर इट द वे इट इज, इंडिपेंडेंस ऑफ वेरिएबल्स. ठीक है, ये थोड़ा सा इन डेप्थ पॉइंट है. आपको क्वेश्चनर के एक एक वेरिएबल को समझ के ये पॉइंट समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा. ठीक है. ठीक है, सो फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर दैट योर वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, बट दैट डज नॉट मीन कि उनका कोरिलेशन नहीं है. कोरिलेशन तो निकलेगा ही उनका. ठीक है. ठीक है, राइट. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, तो नॉन पैरामेट्रिक में आपका सबसे पहला पॉइंट, योर सैंपल इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना, स्क्यूनेस होनी चाहिए इसमें. दूसरा, सैंपल साइज छोटा होगा, और वो छोटा तो ऑब्वियसली होगा जब आपका डेटा होगा कैटेगोरियल. कैटेगोरियल कौन से स्केल्स पे मेजर होते हैं? नॉमिनल एंड ऑर्डिनल. ठीक है, सो नॉमिनल ऑर्डिनल स्केल पे मेजरेबल हो, सैंपल साइज छोटा हो और स्क्यूनेस हो, यानी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो, तब आप जाके लगाते हो अपने नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट. क्लियर विद दिस पॉइंट? यस मैम. मैम, जो मीन मॉड मीडियन है, हमारा मीडियन है, वो जो हमने अभी पीछे पढ़ा वो इसी से रिलेटेड होगा ना, कि अगर वो बेल ग्राफ होगा तो वो तीनों इक्वल होंगे, पैरामेट्रिक होगा तो, हाँ. और नॉन yes. पैरामेट्रिक होंगे तो लेफ्ट या राइट उनमें से कुछ होगा. हाँ जी, करेक्ट. ठीक है. तो वो जो ठीक है. हमने ग्राफ देखा था, मीन मोड मीडियन, ऐसा सिमेट्रिक डेटा है, नॉर्मल है, तो ऐसे वाले ग्राफ में आप अपने पैरामेट्रिक टेस्ट लगाओगे. ठीक है, लेकिन अगर स्क्यूनेस आ जाती है तो ऐसे वाले ग्राफ्स में आप नॉन नॉन. पैरामेट्रिक टेस्ट लगाओगे. करेक्ट. ओके. गॉट इट? यस मैम. ठीक है, वापस चलते हैं. नॉमिनल ऑर्डिनल की बात हो गई, इसके बारे में हम लेवल्स ऑफ मेजरमेंट के बारे में बात कर चुके हैं. इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? नो मैम. एवरीवन? नो मैम. No? Okay. Let's move further with the types of tests. Okay. अब हमारे पास बहुत सारे टेस्ट होते हैं स्टैट्स के. अगर हम नॉर्मल की बात करें और स्क्यूड की बात करें, हमारे पास कॉन्टिन्यूअस डेटा में अगर एक ही ग्रुप है और डेटा है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, वी विल यूज वन सैंपल टी टेस्ट. इसको थोड़ा सा ब्रीफली समझ लो, फिर मैं उस पीडीएफ पे जाती हूँ जो मैंने आपको बाद में सेंड की थी, इफ यू रिमेम्बर, जिससे आपको यस टेस्ट विद एग्जांपल क्लियर हो जाएगा. ठीक है, यस मैम. सो कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स में अगर एक ही ग्रुप है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वन सैंपल टी टेस्ट. कंटिन्यूअस डेटा में वन ग्रुप है बट स्क्यूड डेटा है, तो साइन रैंक्ड टेस्ट. टू ग्रुप्स के लिए आप यूज करते हो टू सैंपल टी टेस्ट, बट व्हेन वी से टू ग्रुप्स, दीज आर टू इंडिपेंडेंट ग्रुप्स. और स्क्यूड डेटा में आप यूज करोगे मैन विटने यू टेस्ट. लेकिन अगर आपके जो पेयर्स हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ग्रुप्स हैं लेकिन एक दूसरे से रिलेटेड ग्रुप्स हैं, जैसे आपके बिफोर एंड आफ्टर वाली कंडीशन होती है, तो आपका जो पहला ग्रुप था वही आपका बाद में भी ग्रुप होता है, सेम ग्रुप, है ना, बिफोर एंड आफ्टर टेस्टिंग वाला. सो फॉर दैट इन अ नॉर्मल कर्व यू विल यूज अ पेयर्ड टी टेस्ट. स्क्यूड में आप यूज करोगे विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट. For more than two groups, you use one-way ANOVA in case of parametric and Kruskal-Wallis in case of skewed data. ठीक है, कोरिलेशन निकालना है तो पियर्सन कोरिलेशन निकालोगे. स्क्यूड में आप स्पीयरमैन कोरिलेशन निकालोगे. रिग्रेशन एक ही रहता है, लीनियर रिग्रेशन. ठीक है, रिग्रेशन एनालिसिस हम कब करते थे? हमने अभी पीछे भी पढ़ा था एक आध क्लास पहले कि रिग्रेशन एनालिसिस हम कब करते हैं? जब हमें अपने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन ढूंढना होता है. क्लियर है? मैम, मैंने पूरा आंसर बोल दिया, माइक म्यूट था और मैंने देखा ही नहीं. ओह, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. ठीक है, अब आपका अगर डेटा है कैटेगोरियल, कंटिन्यूअस नहीं है, कैटेगरीज में है डेटा,
तो कैटेगोरियल में 1 ग्रुप में आप काई स्क्वायर टेस्ट लगाओगे या एग्जैक्ट टेस्ट, 2 ग्रुप्स के लिए भी काई स्क्वायर लग सकता है, पेयर्ड के लिए मैकनेमार्स टेस्ट लगता है, बट हम इतना इन नीचे नीचे नहीं जाते, ठीक है, ऊपर तक ही रुकेंगे, ये हमें नीचे वाले नहीं करने हैं, ठीक है। सो कैटेगोरियल में यू कैन रिमेंबर सिंपली कि काई स्क्वायर टेस्ट आपका लगेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? समरी टेबल क्लियर है? यस मैम। महक, शिवानी, समझ में आ रहा है? यस मैम। ठीक है, चलो इस पे आ जाते हैं। सबसे पहले पैरामेट्रिक में आता है आपका टी टेस्ट। टी टेस्ट में आप क्या करते हो? इट इज यूज टू कंपेयर मीन्स ऑफ 2 ग्रुप्स। सिंगल ग्रुप में भी आप टी टेस्ट लगाते हो, लेकिन अगर आपके 2 इंडिपेंडेंट ग्रुप्स है तो आप यूज करोगे एफ। नो। एफ कहाँ तक पहुंच गए? छोड़ चल रहा था, एनोवा में होता है F, तो सॉरी। यस, वापस आओ दोबारा से। व्हेन यू आर कंपेयरिंग मीन्स ऑफ द ग्रुप, ठीक है, अगर आपका एक ही ग्रुप है ना, तो आप सिंपली मीन निकालते हो और टी टेस्ट लगा देते हो, दैट इज 1 सैंपल टी टेस्ट। पर अगर ग्रुप्स 2 हैं बट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, यू विल यूज अ 2 सैंपल टी टेस्ट। बट इफ यू हैव 2 रिलेटेड ग्रुप्स, यू विल यूज अ पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे देखो, 1 सैंपल टी टेस्ट फॉर 1 ग्रुप, 2 ग्रुप्स के लिए 2 सैंपल टी टेस्ट, पेयर्ड ग्रुप्स के लिए पेयर्ड टी टेस्ट। समझ में आया सबको? यस मैम। यस। दिव्या, क्लियर है? यस मैम। यस, ठीक है। अब आपने मेनली इसके की टर्म्स याद रखने हैं। टी टेस्ट की बात कर रहा है तो कब यूज होगा? सबसे पहले कंडीशन तो यही है कि आपका डेटा होना चाहिए नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ओके। देन इट इज सेइंग योर वेरिएंसेस आर इक्वल, तो होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस भी हमने पढ़ लिया था कि ये तो बेसिक कंडीशन है पैरामेट्रिक लगाने के लिए। बट योर कंडीशन चेंजेस जब आपने कंपेयर करना है मीन्स को, मीन वैल्यूज को, तब आप लगाओगे पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट या फिर 2 सैंपल टी टेस्ट, या फिर अगर सिंगल ग्रुप है तो नॉर्मली 1 सैंपल टी टेस्ट। सो टी टेस्ट में यू आर कंपेयरिंग द मीन्स, याद रहेगा? यस मैम। ठीक है। Now, when your number of groups increases, which means you have 3 or more groups, लेकिन काम आप वही कर रहे हो, means को ही compare कर रहे हो, you are comparing means only, but your number of groups have increased. In that case, you will use ANOVA. ANOVA का full form क्या है? Analysis of variance. Okay, so use में देखो, it is used when there are more than 2 groups, and it helps identify if there are any statistically significant differences among the mean values. Very important, ठीक है, means को compare करने के लिए। Done? Clear everyone? यस मैम। यस मैम। Yes, ठीक है। फिर आगे चलते हैं रिग्रेशन एनालिसिस। तो रिग्रेशन हमने समझ लिया, इट इज हेल्पिंग यू टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड 1 और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। सो इससे मुझे स्ट्रेंथ पता चल जाएगी कि रिलेशनशिप में कितनी स्ट्रेंथ है, राइट, और फ्यूचर आउटकम्स प्रिडिक्ट करने में हेल्प होगी, या फिर क्या इंडिकेटर्स या प्रिडिक्टर्स हैं विच विल टेल अस कि सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप क्यों आ रहा है। फॉर दैट रीजन यू विल यूज रिग्रेशन एनालिसिस। तो की टर्म यही है, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में अगर आपने रिलेशन ढूंढना है, यू विल यूज रिग्रेशन एनालिसिस। डन? यस मैम। यस, ओके। लेट्स मूव फर्दर विद chi-square टेस्ट। chi-square टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट की टर्म है कैटेगोरियल वेरिएबल। आपका chi-square टेस्ट कभी भी कंटिन्यूअस वेरिएबल्स पे नहीं लगेगा, ठीक है। whenever it is going to find the association between categorial variable, you will use a chi-square test, okay। मैम एसोसिएशन क्या होता है? association होता है कि which will simply रिलेशन। tell you that there is dependence of one variable on the other, correlation नहीं है ये। अच्छा अच्छा, ठीक है, association मतलब significant differences या significant no differences between those variables,
बट यू आर जस्ट फाइंडिंग कि डिपेंडेंस है बट नॉट कोरिलेशन. ओके. ओके, देन वी मूव ऑन टू नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट. तो नॉन पैरामेट्रिक में भी आपने बस याद रखना है कि उसके साथ कोइंसाइडिंग पैरामेट्रिक कौन सा था. ठीक है, सो इफ आई से मैन विटने यू टेस्ट, तो मैन विटने यू टेस्ट आप कब लगाते थे? जब आपका डेटा स्क्यूड होता है. बट इन व्हाट कंडीशन? कंटिन्यूअस वन ग्रुप. तो जब आपको वन सैंपल टी टेस्ट लगाना होता है पर आपको पता लगे आपका डेटा स्क्यूड है, तो आप मैन विटने में शिफ्ट हो जाते हो. डन? ये समझ में आई बात? यस मैम. है ना? तो इसमें भी आपने क्या करना है? आपने मीन्स को कंपेयर करना है. ओके, बट कंडीशन आपकी चेंज हो जाती है. नॉन नॉर्मल डेटा होना चाहिए, वेरिएंसेस अनइक्वल होने चाहिए, तभी आपका पता लगेगा ना कि वो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है. गेटिंग दिस पॉइंट? यस मैम. अब जो कंडीशन एनोवा की होती है हमारे पास कि टू नहीं 3 और मोर ग्रुप्स होने चाहिए, तो उस केस में आप एनोवा लगाते हो. पर एनोवा तो है पैरामेट्रिक, तो नॉन पैरामेट्रिक की कंडीशन चेंज हो जाती है कि आपका नॉन नॉर्मल डेटा होना चाहिए. तो एक को याद कर लो, दूसरे की कंडीशन नॉन पैरामेट्रिक वाली अपने आप याद हो जाएगी. विल्कॉक्सन कब लगाते हो आप? जब आप पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट यूज करते हो. ओके, इट्स अ नॉन पैरामेट्रिक ऑल्टरनेटिव टू योर पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट. आपको पता लग गया कि आपका कंटिन्यूअस वेरिएबल है, पेयर्ड ग्रुप्स है. फिर आपने चेक किया कि डेटा नॉर्मल है या नॉन नॉर्मल है. आपको पता लगा नॉन नॉर्मल है, तो पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट की बजाय आप क्या लगा दोगे? विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट. समझ में आ रहा है? यस मैम. देन काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, ये भी टर्म आ जाती है, सेम टर्म है काई स्क्वायर टेस्ट जैसी. जस्ट टेलिंग यू कि कैटेगोरियल वेरिएबल्स के बीच में एसोसिएशन है या डिपेंडेंस है या इंडिपेंडेंस है. ठीक है, एसोसिएशन बता रहा है सिंपली स्पीकिंग. मूविंग फर्दर, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन और योर पियर्सन कोरिलेशन. तो पियर्सन आप पैरामेट्रिक में लगाते हो, स्पीयरमैन आप नॉन पैरामेट्रिक में लगाते हो. फाइंड आउट क्या कर रहा है वो? वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप. ओके, मोनोटोनिक रिलेशनशिप मतलब एक ही डायरेक्शन पे रिलेशन जा रहा है. ए इज रिलेटेड टू बी बट बी इज नॉट रिलेटेड टू ए. गेटिंग माई पॉइंट? जो डिपेंडेंस है, जो कोरिलेशन है, वो एक ही डायरेक्शन में है बिटवीन द टू वेरिएबल्स. उस केस में आप लगाते हो स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन इन केस ऑफ नॉन पैरामेट्रिक डेटा. और पैरामेट्रिक में कौन सा लगाओगे कोरिलेशन के लिए? पियर्सन. पियर्सन. ठीक है, अब आ जाते हैं, बात करते हैं आपके एफ टेस्ट की. एफ टेस्ट हमने बाद में समझा था, है ना? हमने कब समझा था एफ टेस्ट? जब हमने एनोवा समझ लिया था. तो एनोवा के लिए दोबारा से मुझे बताओ क्या कंडीशन थी? कंपेयर मीन्स ऑफ टू और मोर देन टू ग्रुप्स. करेक्ट. एनोवा में आप मीन्स कंपेयर करते हो, मीन्स कंपेयर फॉर 3 और मोर ग्रुप्स. यही करते हो एनोवा में? यस मैम. यस. बट एनोवा Yes, की ma'am. फर्दर कैलकुलेशन के लिए आपको एफ टेस्ट भी रिक्वायर्ड होता है. एफ टेस्ट क्या करेगा? इट विल हेल्प यू कंपेयर वेरिएंस बिटवीन 3 और मोर ग्रुप्स. अब ये वेरिएंस कैसे कंपेयर करेगा और फॉर्मूला क्या है? F इज इक्वल टू वेरिएंस बिटवीन ग्रुप्स डिवाइडेड बाय वेरिएंस विद इन ग्रुप्स. ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है? मान लो मेरे पास ए बी सी 3 ग्रुप्स थे. पहले तो मैं इनके बीच में चेक करूंगी कि ए के अंदर अंदर क्या वेरिएंस है. फिर ए बी के वेरिएंस से कंपेयर करूंगी, बी सी के वेरिएंस से, ए और सी के बीच में
विद इन द ग्रुप्स भी कंपेयर करूँ, बिटवीन द ग्रुप्स भी कंपेयर करूंगी। तो मतलब जैसे आपका इंट्रा स्कूल और इंटर स्कूल चलता है ना, इंट्रा मतलब विद इन, इंटर मतलब बिटवीन द स्कूल्स, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। एफ टेस्ट के लिए आप ग्रुप्स के बीच में भी चेक करोगे कितना वेरिएंस है, और ग्रुप्स के अंदर अंदर भी चेक करोगे, विद इन द ग्रुप ऑल्सो यू विल चेक हाउ मच वेरिएंस इज देयर, एंड देन यू विल गेट द एफ वैल्यू। ठीक है, so simply speaking, whenever you are comparing variances of 3 or more groups, that is your F test. Whenever you are comparing means of 3 or more groups, that is when you apply ANOVA. बताओ, क्लियर है? यस मैम। यस मैम। यस, ठीक है। अब हमारे पास ANOVA से रिलेटेड कई बार टर्म आ जाती है, वन वे ANOVA या फिर टू वे ANOVA। अब ये वन वे टू वे क्या होता है? वन वे ANOVA मतलब आप एक बार में एक ही फैक्टर को कंसिडर कर रहे हो। टू वे ANOVA में आप एक ही बार में टू और मोर फैक्टर्स को कंपेयर कर रहे हो या कंसिडर कर रहे हो एक ही टाइम पे। ठीक है, ये हो गया आपका ANOVA और F टेस्ट। लेट्स टॉक ब्रीफली अबाउट योर Z टेस्ट ऑल्सो। Z टेस्ट वैसे अब आजकल इतना नहीं चलता है, बट Z टेस्ट पहले क्यों यूज होता था? जब हमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस निकालना होता था विद इन टू मीन्स। इसको लिख लो, when you had to find out significant differences between two means। लेकिन इसकी कंडीशन होती थी कि जो आपका सैंपल साइज है शुड बी ग्रेटर देन 30। आपका डेटा क्वांटिटेटिव होना चाहिए, नंबर्स में होना चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि Z टेस्ट भी एक तरीके का पैरामेट्रिक टेस्ट होता है। क्वांटिटेटिव होना चाहिए, सैंपल 30 से बड़ा होना चाहिए, वेरिएंस होमोजीनस होनी चाहिए क्योंकि पैरामेट्रिक टेस्ट है। ठीक है, एंड क्यों यूज करते थे? टू फाइंड आउट सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द टू मीन्स। ठीक है, फिर नॉन पैरामेट्रिक में हमने काई स्क्वायर समझ लिया, मैन विटने समझ लिया, ये सब समझ लिया। ठीक है, अब पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक में हमें ये तो पता लग गया कि नॉर्मल डेटा किस में होता है, बताओ। पैरामेट्रिक में। पैरामेट्रिक में, ठीक है, करेक्ट। हमारा इंटरवल स्केल किस में लगेगा? पैरामेट्रिक। ऑर्डिनल स्केल, नॉन पैरामेट्रिक। रेशियो स्केल पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक। और नॉमिनल स्केल, नॉन पैरामेट्रिक। करेक्ट। अब पैरामेट्रिक टेस्ट में कैलकुलेशन में हम मीन को यूज करते हैं, मीन वैल्यूज, जैसे एनोवा है, सो इट इज कंपेयरिंग मीन्स ऑफ 3 और मोर ग्रुप्स। तो हमारा सेंट्रल टेंडेंसी कौन सी यूज होती है पैरामेट्रिक में? मीन, एवरेज। ठीक है, लेकिन नॉन पैरामेट्रिक में आपकी कौन सी सेंट्रल टेंडेंसी यूज होगी? मीडियन। ठीक है, सो आपकी कैलकुलेशन में ऑफ योर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यू विल बी यूजिंग मीडियन एंड नॉट मीन। क्लियर अबाउट दिस? यस मैम। Yes. All right. Let me see, और कुछ तो नहीं रह गया। Okay. Last चीज, my coefficient of correlation represented by R. If I am saying, अच्छा इसकी रेंज क्या होती है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की? आपका आंसर कितने से कितने के बीच में आना चाहिए? 0 to 1। वेरी गुड, 0 to 1। ठीक है, योर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन विल ऑलवेज रेंज फ्रॉम 0 to 1। ओके, अगर वो 1 के ज्यादा क्लोज है, नंबर आपका 1 से ज्यादा क्लोज है, सो इट इज शोइंग हाई कोरिलेशन। अगर 0 से ज्यादा क्लोज है, इट इज शोइंग वेरी लो कोरिलेशन और नेग्लिजिबल कोरिलेशन।
between your variables. Are you getting this point? Yes, ma'am. Yes? ma'am. ठीक है. Let me see if we are left with something. हमने स्क्यूनेस कर लिया, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी समझ लिया, एम्पेरिकल रिलेशनशिप कर लिया, एनोवा, एफ टेस्ट, जेड टेस्ट हो गया, ये समरी टेबल समझ लिया, ये टेबल भी उसके जैसा ही है. लेवल्स ऑफ मेजरमेंट कर लिया, अजम्पशंस कर लिए, पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक के, एरर्स हो गया. जेड स्कोर क्या था? जेड स्कोर हम लोग तब बनाते हैं जब हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन को कंसिडर करते हैं. ठीक है, वी विल सी कि स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आपका 0 है तो आपकी मीन वैल्यू पे आएगा वो. देन इफ योर स्टैंडर्ड डेविएशन इज +1, +2, +3 और -1, -2, -3, ऐसे टैबुलर डिफरेंसेस को हम लोग बोलते हैं जेड स्कोर. सो जेड स्कोर इज डिस्क्राइबिंग पोजीशन ऑफ योर रॉ स्कोर इन टर्म्स ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द मीन. अगर मैं मीन वैल्यू बोल रही हूँ 5, ठीक है, तो मेरा अगर रॉ स्कोर 10 है तो वो मीन वैल्यू से ज्यादा है, तो मैं उसको +1, +2 या +3 पे कहीं ना कहीं सेटल करूंगी अकॉर्डिंग टू व्हाट माय स्टैंडर्ड डेविएशन कम्स आफ्टर कैलकुलेशन. ठीक है, तो इस तरीके का मेरे पास ग्राफ बनेगा. तो मेरा जो 10 पॉइंट है वो कहीं इस तरफ जाके मार्क होगा, विच विल टेल मी कि मेरा जो रॉ स्कोर है इज ग्रेटर देन द मीन वैल्यू, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली हमें यही बताता है ना कि आपका जो रॉ स्कोर है वो मीन वैल्यू से कितना डेविएटेड है. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस एवरीवन? यस मैम. यस. तो रॉ स्कोर आपका मीन वैल्यू से कितना परे है, कितना डेविएटेड है, वो मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है. तो वो अगर मीन वैल्यू से ज्यादा है तो वो +1 स्टैंडर्ड डेविएशन, +2 या +3 कहीं यहाँ पे सेटल होगा. अगर मीन वैल्यू से छोटा जा रहा है तो वो -1, -2, -3 उसके आसपास कहीं पे सेटल होगा. बताओ, क्लियर? डन? यस मैम. यस, ऑल राइट, यस मैम. परफेक्ट. बस आगे मैम. चलते हैं, एक बार देख लेते हैं कुछ रह ना गया हो. हमने पैरामीटर्स और स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात कर ली, टेस्ट एंड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस समझ लिया, पी वैल्यू समझ ली, डेटा को समराइज करना समझ लिया कि डिस्क्रिप्टिव वाले मेजर्स कौन से होते हैं और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स कौन से होते हैं. ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ लिया, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रिप्टिव और टर्मिनोलॉजी, एवरीथिंग इज डन. बताओ, एनी डाउट्स?